आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह कविता किसने लिखी? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, मोहन राकेश या ममता कालिया। तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो ये रचना लिखी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1857 की क्रांति के समय जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो अंग्रेजों से संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगबाज प्लेयर गार्डन का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है नवाब वाजिद अली शाह ने, बहादुर शाह जफर ने, नाना साहब या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका आंसर है नवाब वाजिद अली शाह। तो रंगबाज या प्लेजर गार्डन का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया था। और ये नवाब कहाँ के नवाब थे? अवध के। तो अवध के नवाब थे। बाद पर इन पर कुशासन का आरोप लगाकर इनको यानी अवध से हटा दिया गया और इन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। तो कहाँ भेजा गया था इनको? कलकत्ता। तो ये अवध के नवाब थे जिन्होंने रंगबाज या प्लेजर गार्डन का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है तुलसीदास, रैदास, सूरदास, नरहरिदास। इसका आंसर है रैदास। तो मीराबाई के जो गुरु का नाम है रैदास, और रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और यही रैदास है जो निर्गुण संत माने जाते हैं, निर्गुण धारा के भक्ति संत माने जाते हैं और मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता का नाम था? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, रामानंद, शंकरदेव या अमीर खुसरो। तो इसका आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक जो पुस्तक लिखी है और इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने ये पद्मावत किसके समय लिखी थी? शेरशाह सूरी के समय। तो ये रचना शेरशाह सूरी के समय लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलवीरा दिव्य प्रबंधन, नलवीरा दिव्य प्रबंधन का संबंध है? तो देखो ये एक काव्य है नलवीरा दिव्य प्रबंधन, और इस काव्य का संबंध किस भक्ति संप्रदाय से है? अलवारों से, नयनवारों से, वल्लभ संप्रदाय से या निम्बार्क संप्रदाय से? तो इसका आंसर है अलवारों से। तो ये अलवारों से है नयन वीरा दिव्य प्रबंधन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तमिल भाषा में लिखे गए हैं ये काव्य। और अलवारों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 12 थी अलवारों की संख्या, जबकि नयनवारों की संख्या कितनी थी? 63। अब जो अलवार जो थे ये विष्णु की पूजा करते थे, तो विष्णु की पूजा करने वाले अलवार कहलाए, जबकि शिव की पूजा करने वाले नयनवार कहलाए। तो सेव मत वाले या शिव की पूजा करने वाले सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत के अनुयायी वीर शैव या एवं लिंगायत कहलाए? ऑप्शन है बासवना, रैदास, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका आंसर है बासवना। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बासवना के अनुयायी वीर शैव या लिंगायत कहलाए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बासवना की बात करें तो ये वीर शैव या लिंगायत जो संप्रदाय की स्थापना की थी वो किधर की थी? कर्नाटक। तो कर्नाटक में इसकी स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है? ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नियर, अलबरूनी या मनुजी। तो देखो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल कालीन यानी जो मुगल वंश के समय के जो शहर थे उन शहरों को शिविर शहर किसने, शिविर नगर किसने बताया है? तो इसका आंसर है बर्नियर। तो देखो बर्नियर ने ही शिविर नगर कहा है। और ये बर्नियर कहाँ का निवासी था? ये फ्रांस का
यात्री था और ये एक प्रकार से दार्शनिक, इतिहासकार व चिकित्सक था जो भारत की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन है संस्कृत विद्वान V.S. सुक्तांकर, अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप, अरबी विद्वान अल-बरूनी या उर्दू विद्वान अमीर खुसरो। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यानी जो इसके जो महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण किया है वो संस्कृत विद्वान यानी संस्कृत भाषा के विद्वान थे जिसका नाम है V.S. सुक्तांकर। तो V.S. सुक्तांकर जो थे विद्वान, इसी के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है मनुस्मृति, जय संहिता, छांदोग्य उपनिषद या भारत। तो इसका आंसर है जय संहिता। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता। और प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? तो प्रारंभ में महाभारत में 10,000 श्लोक थे और वर्तमान में कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बिंदु ABC को अंकित कीजिए। तो आपको बताना है ये ABC निम्न में से कौन से बिंदु हैं? तो एक B और C, इनको देखकर आपको बताना है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है बेराट, ए पर बेराट, बी पर गिरनार, सी पर ब्रह्मगिरी। सेकंड है ए पर गिरनार, बी पर ब्रह्मगिरी, सी पर बेराट। ए पर ब्रह्मगिरी, बी पर बेराट या सी पर गिरनार, या ए पर मेरठ, बी पर जूनागढ़ या सी पर गिरनार। तो इसका आंसर होगा आपके ए पर बेराट है, बी पर गिरनार है और सी पर ब्रह्मगिरी है। तो देखो ये मानचित्र से है क्वेश्चन और इसमें जो ए दिखाया गया है और जो ए बिंदु है ये अपने राजस्थान में है और राजस्थान में जो है वो बेराट है। तो राजस्थान में एक बेराट है और बी की बात करें तो ये गुजरात में है गिरनार। गिरनार कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। और ऐसे ही सी पर है ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है। तो ये प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट है, तो देखो ये तो थे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम जो लघुरात्मक या जो बड़े क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो इनमें जो आपकी एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, पुरातत्वविद जो संस्कृति के शिल्प उत्पादनों के केंद्रों की पहचान के आधार पर वर्णन करें। तो देखो अपने जो हड़प्पा काल में जो संस्कृति थी, इसमें जो शिल्प उत्पादन के केंद्र थे उनके आधार पर वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो इसके जो संस्कृति के जो शिल्प उत्पादन थे वो औजार थे, मूल रूप से औजार है, अपूर्ण वस्तुएं हैं जो त्याग दिया गया, माल, कूड़ा, करवट आदि जो इसी संस्कृति के उत्पादन केंद्रों की पहचान के आधार बने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल और चौंदड़ो हड़प्पा स्थलों पर दस्तकारी के उत्पादन तकनीकी, विशेषकर मनका बनाने की तकनीकी का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, मनका बनाने की जो तकनीकी को स्पष्ट करे, यानी मनका कहाँ बनाए जाते थे। और मनका बनाने के लिए जो हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख स्थान लोथल और चौंदड़ो ये हड़प्पा स्थलों में प्रमुख है। तो देखो इसमें लोथल और चौंदड़ो स्थलों पर मनके बनाने के लिए कानियन, जेस्पर, स्पष्टिस, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातु तथा शंख, फ्रियांस, पक्की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो पक्की मिट्टी का प्रयोग होता था इनको बनाने में, और उत्कीर्ण या चित्रकारी अथवा रेखा चित्र द्वारा सजाया जाता था। और इन्हीं मनकों पर जब उत्कीर्ण करने के बाद में चित्रकारी और रेखा चित्री द्वारा उनको सजाया जाता था। सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर मनके तैयार किए जाते थे। जो सेलखड़ी है इसी से जो मुद्राएं भी बनती थी और इसके लेप को सांचे में डालकर फिर मनके तैयार किए जाते थे। कानियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तो बाद में इनको जो मनकों को आग में पकाकर फिर तैयार किया जाता था। पहले पत्थरों के पिंडों को परिष्कृत आकार में तोड़ते थे और फिर बारीकी सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप देते थे। तो इस प्रकार से ये मनके बनाने की जो कला पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में जो विकसित हड़प्पा कालीन गणेश्वर या जोधपुरा संस्कृति के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट हो सकता है। यानी गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति के लिए जो विशेषता देखनी है, तो देखो इसमें गणेश्वर क्षेत्र की संस्कृति में गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का इम्पोर्टेंट स्थान है। और क्यों यह इम्पोर्टेंट? क्योंकि इस संस्कृति के विशिष्ट मृदबाण या हड़प्पा मृदबाणों से भिन्न थे। तो इसकी जो संस्कृति है कि जो विशिष्ट मृदबाण मिले हैं वो हड़प्पा मृदबाणों से भिन्न है। और एक यहाँ तांबे की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। तो दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है गणेश्वर जोधपुरा की संस्कृति से। एक तो यहाँ के जो विशिष्ट मृदबाण जो है वो हड़प्पा मृदबाणों से अलग है, भिन्न है। और यहाँ तांबे की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनने की संभावना है। तो देखो इसमें एक तो यह लिपि संभवतः दाईं से बाईं लिखी जाती थी और इस लिपि पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसे रहस्यमय लिपि के रूप में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको रहस्यमय लिपि भी कहते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन कृषि प्रौद्योगिकी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पा के समय की जो कृषि प्रौद्योगिकी की विशेषता में बात करें तो एक तो खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग और एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाना। तो एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी और खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। तो ये हड़प्पा काल की जो कृषि की प्रौद्योगिकी की 2 विशेषता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सिंचाई के प्रयोग में के लिए साधनों के नाम लिखिए। सिंचाई के लिए कौन से साधनों का प्रयोग होता था? तो इसमें यानी नहरें हैं, कुएं हैं, जलाशय हैं, तो इनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। और सोर्तबुई जो अफगानिस्तान में है वहाँ पर हड़प्पाई नहरों के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के कुओं का भी प्रयोग किया जाता था। और धोलावीरा गुजरात में भी जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से यह हड़प्पा समय के कृषि के लिए जो सिंचाई के विभिन्न तरीकों के बारे में बताता है। नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी, कुओं के द्वारा होती थी और जलाशयों के द्वारा भी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य की 4 विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन 2016 में आया है, 2019 में CBSE के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, और जबकि राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। तो देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य की 4 विशेषता पूछी गई है। तो इसमें एक तो यह है कि मोहनजोदड़ो जो 2 नगरों में बसा हुआ था, एक तो पूर्व की तरफ निचला नगर और इधर दुर्ग की था। तो इनके गृह स्थापत्य की विशेषताएं पूछ रहे हैं इसमें। तो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट है 4 विशेषताएं। आवासीय भवन मुख्यतः एक आंगन पर केंद्रित था। जो आवासीय भवन था वो किस पर केंद्रित होता था? एक आंगन पर केंद्रित था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन संभवतः खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। आवास के मुख्य द्वार पर आंतरिक भाग और सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता था। तो एक तो आंगन हो गया, आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे। आंगन संभवतः खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। जो आंगन था वो विशेष रूप से किसका केंद्र बना हुआ था? खाना पकाने के लिए या कताई करने के लिए। फिर है आवास का मुख्य द्वार आंतरिक भाग अथवा आंगन में सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता था। तो जो मकान है उसका जो मेन गेट होता था वो सीधे आंगन की तरफ दिखाई नहीं देता था। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श बना एक स्नानागार होता था और इसकी नालियाँ दीवार के जरिए जुड़ती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशाल स्नानागार के योजना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखो विशाल स्नानागार से क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला है और इसकी 4 विशेषताएं हैं। यह चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ एक आयताकार जलाशय था। तो इस स्नानागार की आकृति कैसी थी? जलाशय। तो चारों ओर से एक गलियारे के रूप में घिरा हुआ आंगन में बना हुआ था और इसके उत्तर व दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ होती थी। तो उत्तर व दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ होती थी जो तल तक पहुँचा जाता था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें एक बड़ा कुआं भी था और जलाशय में एक पानी बड़े नाले में बहता था। उत्तर में एक गली
की और अपेक्षाकृत छोटी संरचना भी थी, जिसमें 8 स्नानागार यहाँ से बने हुए थे। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है समाधान अवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। और ये क्वेश्चन भी CBSE बोर्ड 2017 और CBSE 2019 में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता में जो सावधान या समाधान की अवस्था क्या थी, तो इसे देखते हैं अपन। तो समाधान अवस्था है जो किसी भी सभ्यता के विषय में जानकारी का मुख्य साधन है। भाई कोई भी सभ्यता हो, उसकी सभ्यता की जानकारी मिलती है इससे एक तो, और एक समाधान अवस्था में न केवल ये लौकिक बाकी परलौकिक अवस्था के विषय में भी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रकार के समाधान की उल्लेख मिलता है। भाई एक प्रकार से जैसे पूर्णतः उनको दफनाया जाता था, जलाया जाता था, ऐसे आंशिक रूप से दफनाया जाता था। तो कई चीज़ें हैं इसमें, तो 4 प्रकार की जो है, और ये जो मुख्य संस्कृति को जानने में मुख्य साधन है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय, जैसे अभी आया भी था कि हड़प्पा लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इस लिपि को रहस्यमय लिपि कहते हैं। इसकी और भी विशेषताएं, जैसे इस लिपि को यानी हड़प्पा लिपि को रहस्यमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हड़प्पा मोहरों पर एक पंक्ति के रूप में कुछ लिखे हुए हैं। इस लिपि में एक सबसे बड़ा अभिलेख मिला है हड़प्पा से, जिसमें 26 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और इस लिपि में लिपि स्वर एवं व्यंजनों पर आधारित वर्णमाली के रूप में न होकर चित्रात्मक रूप में है। यानी जो लिपि है वो स्वर और व्यंजन के रूप में प्रयोग नहीं है, बल्कि चित्रात्मक रूप में है ये। और इसमें 375 से लेकर 400 के बीच में चिन्ह है। तो ये इम्पोर्टेंट इस लिपि की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के मापतौल के बारे में बताइए। और ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2012 में आ चुका है। मापतौल के बारे में जो मोहरे हैं या लिपि के बारे में पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरावस्तु मोहरे हैं, और इसमें सब बड़ी संख्या में हड़प्पा से विभिन्न स्थानों से पाई गई है। इन मोहरों पर एक अंकित लिपि अब तक इसको पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये मोहरों से संबंध पर, और ये मोहरें किसकी बनी होती थी, सेलखड़ी की। तो मोहरें किससे बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी होती थी मोहरें। फिर नेक्स्ट है लिपि की प्राचीनता, यानी लिपि के बारे में अपन देख चुके हैं कि लिपि जो एक रहस्यमय लिपि के रूप में शामिल किया गया संध लिपि है, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और ये बाईं से दाईं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है मापतोल के वर्तमान संदर्भ। तो मापतोल से संबंधित भी यहाँ से जानकारी मिलती है। वही इसमें यहाँ पर जो पाठों का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर जो सभ्यता में पाठ जिस अनुपात में होते थे उस अनुपात में वर्तमान में भी है, यानी जो पहले पाठ प्रयोग होते थे वो आज वर्तमान में भी चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व संरक्षण में जॉन मार्शल के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो जॉन मार्शल के योगदान की व्याख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो इसमें क्या है जॉन मार्शल के योगदान की व्याख्या। तो एक तो है कि ये भारतीय पुरातत्व के संरक्षण के डायरेक्टर रहे थे जॉन मार्शल, और ये जॉन मार्शल हैं जिन्होंने 1924 में विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट। और भारतीय पुरातत्व में बड़े बदलाव के लिए मार्शल ने भारत में काम आने वाले पेशेवर पुराविद थे, और उन्होंने यूनान और क्रीट के कार्यानुभव का भी प्रयोग किया था। और साथ ही कनिंघम की तरह आकर्षित खोजों में रुचि थी। वे दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने में रुचि रखते थे। इसके अलावा इन्होंने जो नियमित क्षितिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन कार्य करने का प्रयास भी करते थे। तो ये इसके विशेषता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की संभावना है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें। नगर नियोजन की विशेषताएं क्या क्या थी, तो इसके जो अपने पास टाइम नहीं है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो देख रहे अपन, एक तो ये व्यवस्थित सड़कें एवं गलियाँ, यानी जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इसी पद्धति ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति भी कहते हैं। सड़कों के मोड़ पर दीवारों की गोलाई, अब सड़कों की जो मोड़ है उसकी दीवारों पर भी गोलाई दी गई है। नियोजित निस्तारण व्यवस्था, जल निस्तारण, यानी जल निस्तारण की नियोजित व्यवस्था थी। नालियों का प्रयोग किया गया है।
तो ऐसे बनी हुई थी इसमें। और व्यवस्थित आवासीय भवन, और व्यवस्थित आवासीय भवनों का प्रयोग हुआ है। जो मकान थे वो मुख्यतः पक्की ईंटों से ही बनते थे। ठीक है, फिर है विशाल स्नानागार और सार्वजनिक भवन। तो ये विशाल स्नानागार जहाँ है वहाँ आपको पता होना चाहिए कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। और सार्वजनिक भवन भी यहाँ से मिले हैं। तो नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ था। देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पतन को लेकर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो एक तो है आर्यों के आक्रमण के कारण, तो आर्यों का आक्रमण। दूसरा है जलवायु परिवर्तन, उच्च तकनीकी का विकास एवं अभाव, जल पलायन अथवा बाढ़ या वनों की कटाई। तो ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, उच्च तकनीकी विकास का अभाव, जल पलायन या बाढ़ या वनों की कटाई। नेक्स्ट है जनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। देखो जनपदों से या महाजनपदों से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। महाजनपद क्या है, तो इनकी उत्पत्ति देखो, महाजनपदों की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी जब वैदिक सभ्यता का अंतिम काल चल रहा था, 1500 से 600 रहा था, 600 यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही महाजनपदों का उदय हुआ था। और ये महाजनपद जो बड़े राज्य या नगर कह सकते हो उनको, भारत के दूसरे नगरीकरण की संज्ञा दी गई है इन्हें। और इसमें जो आपके विशेष इन महाजनपदों की 16 ये जनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे, जिनका जानकारी जैन ग्रंथ व बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। तो इनके राजधानी आपको देखनी है, अंग है, मगध है, काशी है। इनकी स्थिति आपको देखनी है, ये कहाँ पर है। और इस प्रकार इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। और इनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। तो मगध था। और इन महाजनपदों में 2 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती थी, एक तो गण और एक द्वितीय राज्य। तो गण और संघ कह सकते हो। गण की बात करें तो गण जो विशेष 2 महाजनपदों के रूप में जाने जाते हैं, एक तो वज्जी और एक थे मल। तो वज्जी व मल में गण व्यवस्था थी। फिर नेक्स्ट है, और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो किलेबंदी की जाती थी चारों तरफ से। अब अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। तो अभिलेखों से, जैसे अभिलेख क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखो, और अभिलेखों में प्राप्त जानकारी भी सीमा होती है। या ये आपके लिए जैसे इसके पॉइंट याद करना है। कभी कभी अभिलेखों पर अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, अस्पष्ट शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। तो ये सब है कि इससे अगर साफ दिखाई नहीं दे रहा तो इतिहास की जानकारी मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो एक तो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाना, एक अस्पष्ट शब्दों को पढ़ने में के कारण कठिनाई होती है, समय समय के साथ ही अभिलेखों का नष्ट हो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना। तो ये सब अभिलेखों के जो यानी अध्ययन करने में विशेष सीमा के रूप में ज्ञात किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, तो देखो ये स्थान आपको देखने हैं। मानचित्र से अगर क्वेश्चन आ जाए, मानचित्र में जो प्रमुख स्थानों को प्रदर्शित कीजिए। इनमें जो प्रमुख स्थान, एक तो मेरठ। मेरठ को आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। निखिल सागर और रोमंदई दोनों नेपाल में है। रामपुरवा बिहार में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और बेराट राजस्थान में है अपने, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबरू भी राजस्थान में है। और तो ये प्रमुख स्थान जहाँ आपको याद रखना है, कौन सा स्थान कहाँ पर है। सांची भी इम्पोर्टेंट है। सांची जो मध्य प्रदेश में है, तो सांची को याद रखना है कि सांची जो स्थान है वो कहाँ पर है, MP। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, सांची है, कौशाम्बी है। ये सांची MP में है, कौशाम्बी UP में। सहसराम बिहार में है। पाटलिपुत्र भी बिहार में है। लोरिया अरराज बिहार में। लोरिया नंदनगढ़ बिहार में। शिशुपालगढ़ UP में है। जोगढ़ UP में। कलिंग UP में, सॉरी उड़ीसा में। ये सभी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इनको याद रखना है, उड़ीसा में है। सोपारा महाराष्ट्र में है। गिरनार गुजरात में है। उज्जैनी MP में है।
तो ये प्रमुख स्थान है जो आपको मानचित्र में प्रदर्शित करवा सकते हैं। इसके अलावा मास्की जो कर्नाटक में है, मास्की को याद करना है। और चोल ये इधर की तरफ, केरल इधर की तरफ और पांड्य इधर की तरफ थे। नेक्स्ट है राजाओं का घर किसे कहा जाता था। तो देखो राजाओं का घर मगध जो जनपद था उसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी, और इसी राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। तो मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी राजगृह थी, जिसका अर्थ क्या होता है, राजाओं का घर। फिर है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था। ऑप्शन है कलिंग पर जो विजय प्राप्त करने वाला जो मौर्य सम्राट था वो था अशोक। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, और ये कलिंग को वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। तो कलिंग को वर्तमान में क्या कहते हैं, उड़ीसा। और इस कलिंग पर विजय किसने प्राप्त की, अशोक ने। और ये जानकारी उसके 13वें शिलालेख से मिलती है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था। ये तो आपको पता होगा, जो चाणक्य या कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जो रचयिता या जो लेखक था, चाणक्य कह दो, कौटिल्य कह दो, और इसी का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। और ये जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी हुई है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम क्या है। तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने जो कलिंग युद्ध के बाद में धम का प्रयोग किया था, तो धम क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो सकता है। अशोक ने जो धम का प्रयोग किया है, धम क्या है। तो यानी सम्राट अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता को प्रस्तुत किया उसी को हम धम कहते हैं। तो देखो धम क्या है, ये एक तो ये आएगा धम का प्रयोग किस शासक ने किया, तब आपको अशोक याद रखना है। मौर्य सम्राट अशोक ने धम का प्रयोग किया। धम है क्या, यानी कलिंग विजय के बाद में अशोक ने अपनी जनता के लिए नैतिक उत्थान के लिए, यानी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की एक संहिता प्रस्तुत की थी उसे ही हम धम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक ने धम के प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो अशोक ने धम के प्रचार के लिए धम्मपात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। शिल्पाधिकारम तमिल भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है। तो तमिल शिल्पाधिकारम किस भाषा में, तमिल भाषा में। फिर है किस वंश के राजा अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे, वो आपको सभी को पता है, कुषाण वंश के राजा। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति क्या है। प्रयाग प्रशस्ति को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। देखो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है। किसने लिखी है, हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, और प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय का उल्लेख है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये भी समुद्रगुप्त ही था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। फिर नेक्स्ट है प्रशस्ति और शिलालेख में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो प्रशस्ति व शिलालेख को अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपलब्धियां क्रिया इसमें, यानी प्रशस्ति में तो कवियों द्वारा राजा या स्वामी की प्रशंसा की जाती है, जबकि शिलालेख में बनवाने वाले लोगों की उपलब्धियों एवं क्रियान्वयन और विचार लिखे जाते हैं। तो शॉर्टकट में याद कर लो, प्रशस्ति में तो राजा की प्रशंसा की जाती है, पैसे प्रशस्ति पैसे प्रशंसा, राजा की प्रशंसा। और शिलालेख में लोगों की उपलब्धियों एवं क्रियाकलापों के बारे में विचार लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है जातक कथाएं एवं जातक कहानी क्या है। तो देखो जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो जातक कथाओं से जुड़ी हुई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जातक कथाएं कौन से धर्म से जुड़ी हुई है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध थे। तो इन्हीं की पूर्व जन्म की कहानियाँ जातक कहलाती है। किस जातक कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच में संबंध तनावपूर्ण होते थे। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तनाव यानी राजा और प्रजा के बीच में संबंधों को तनावपूर्ण प्रदर्शित करते हैं, वो है गद्य तिंदु जातक कथा से। तो गद्य तिंदु जातक कथा से पता चलता है
कि राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध थे वो तनावपूर्ण थे। फिर है सुदर्शन झील के निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में जानकारी जो यानी इस झील का निर्माण यानी ये कहाँ पर है? गिरनार गुजरात में है। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस झील का निर्माण हुआ था, लेकिन इसका जो शक वंश के जो राजा था रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, यानी मरम्मत करवाई थी। तो इसकी मरम्मत शक वंश के राजा रुद्रदामन ने करवाई थी। फिर है प्रारंभिक भारत का प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रसिद्ध विधि ग्रंथ पूछ रहा है, संस्कृत भाषा में है, वो है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति किस भाषा में है? संस्कृत में। नेक्स्ट है गुप्त वंश की किस शासिका ने भूमि दान की थी? तो गुप्त वंश की वह कौन सी रानी थी जिसने भूमि दान की थी? तो गुप्त वंश की वह कौन सी रानी थी भूमि दान की है? तो भूमि दान से संबंधी पूछे तो वह प्रभावती गुप्त है। और प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी ये प्रभावती गुप्त, और चंद्रगुप्त सेकंड जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र के रचयिता कौन थे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं इसको। ये आपकी जो हर्ष चरित्र है वो बाणभट्ट ने लिखी है, और यह हर्षवर्धन के समय लिखी गई है। तो हर्ष चरित्र किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। हर्ष चरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। और किसके समय लिखी है? हर्षवर्धन के समय। या बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? हर्षवर्धन के समय रहता था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का विकास किस गांव से हुआ था? तो पाटली ग्राम से। ये कोई मोस्ट नहीं है। चीनी यात्री हेनसांग पाटलिपुत्र कब आया था? तो चीनी यात्री आया था जो पाटलिपुत्र पहुंचा था, उसका नाम हेनसांग। और हेनसांग जो 7वीं सदी में आया था, 7वीं सदी में। फिर है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की रचना किसने की थी? तो एक अज्ञात है इसका लेखक, या एक समुद्री यात्री कह सकते हो, लेकिन इसका नाम पता नहीं है, तो अज्ञात के रूप में जाना जाता है। अज्ञात यानी किसी को ज्ञात नहीं है, अज्ञात। नेक्स्ट है आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है? आहत जो भारत के सबसे प्राचीन या पंचमार्क सिक्के थे आहत, और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयोग हुए हैं। मुख्य रूप से चांदी व तांबे के बने होते थे। तो आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी व तांबे के। नेक्स्ट है भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कब और किस वंश के राजाओं ने चलाए थे? और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें बात करें यानी आपके जो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाण वंश के राजाओं ने चलाए थे। फिर मुद्रा शास्त्र से आप क्या समझते हैं? मुद्राओं से संबंधित हो, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वही सिक्कों से संबंधित अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है, या कोई सिक्कों से संबंधित है या सिक्कों का अध्ययन है वही क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। फिर है किस राजा को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहते हैं? तो देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी का देखने में सुंदर। ये दोनों उपाधि किस राजा की थी? मौर्य सम्राट अशोक की। फिर आता है जेम्स प्रिंसेप कौन था, उसके कार्यों के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की संभावना लग रही है कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में। तो एक प्रकार से ये जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने 1838 में ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों का पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, और इन लिपियों का प्रयोग सबसे पहले अभिलेखों में किया था अशोक ने। फिर है महाजनपद क्या थी? ये देख ही चुके। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की उत्पत्ति हुई थी, और 16 महाजनपद थे जिनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है, और प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी। फिर है उसको रहने दो। प्राचीन शहर राजगृह के बारे में ये मोस्ट नहीं है। अब चाणक्य के अर्थशास्त्र के मुख्य विषय वस्तु, हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जो चाणक्य की अभी अर्थशास्त्र अपन देखे थे, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है, और इसकी विषय वस्तु राजनीति व लोक प्रशासन है। ये थोड़ा सा याद कर लेना, इसकी विषय वस्तु राजनीति व लोक प्रशासन है, और इसमें साम्राज्य के सैनिक और शासनीय संगठन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है धम क्या है? धम अपन देख चुके हैं कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, और अशोक ने युद्ध के स्थान पर धम विजय के सिद्धांत को अपनाया था। और इस धम के बारे में बात करें तो ये इस धम के माध्यम से अपनी जनता को नैतिक शिक्षा देना चाहता था, जिनमें प्रमुख है बड़ों का आदर करना चाहिए,
सन्यासियों एवं ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखनी चाहिए, अपने सेवकों एवं दासों के प्रति उदार व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के धर्मों एवं परंपराओं का आदर करना चाहिए। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है धम्म के सिद्धांतों के बारे में। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने अभिलेखों में किन भाषा एवं लिपियों का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाषा एवं लिपियों का प्रयोग कर रहा है अशोक। तो इसमें भाषा सबसे ज़्यादा तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया उसने, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। इसके अलावा देखो सर्वाधिक पूछे तभी प्राकृत और ब्राह्मी करना है। बाकी पश्चिमोत्तर अभिलेख में अशोक ने अरामाइक व यूनानी भाषा का प्रयोग किया है और खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन अभी अपन देख चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो ये रचयिता हरिसेन ने लिखी है। किसके समय, समुद्रगुप्त के समय। हरिसेन ने गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के समय लिखी है और इसी के जीवन के संबंधित जो उपलब्धियों का उल्लेख किया है। जातक कथाएं देख चुके अपन, बौद्ध धर्म से संबंधित है, पाली भाषा में है। तो जातक कौन सी भाषा में है, थोड़ा सा इसको याद रखना है। तो जातक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियाँ, लेकिन किस भाषा में है, पाली भाषा में। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार देखो मनुस्मृति क्या है, भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है। तो भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति। और ये 200 ईसा पूर्व के बीच में, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक लिखा गया है संस्कृत भाषा में। मनुस्मृति किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। तो इसमें याद रखना है। और इसमें चांडालों के बारे में भी उल्लेख है। नेक्स्ट, दानात्मक अभिलेख क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दानात्मक अभिलेख क्या है। तो दानात्मक अभिलेख इन 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न शहरों से प्राप्त हुई है जिनमें दान देने, यानी जिस ऐसे अभिलेख जिनमें दान देने का उल्लेख किया गया है, व्यवसाय के रूप में किया मिलता है, वही क्या कहलाता है, दानात्मक अभिलेख। जिनमें इन नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, श्रमिक, बढ़ई, स्वर्णकार या कुम्हार, धार्मिक गुरु आदि बारे में जानकारी या विवरण प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है, आज सिक्के देख चुके अपन, चांदी व तांबे के बने होते थे मुख्य रूप से। फिर सम्राट अशोक का धारण की गई 2 उपाधियाँ ये अपन देख चुके हैं। तो दोनों उपाधियाँ आपको याद कर लेनी है। देवनाम प्रिय व प्रियदर्शी किसकी उपाधियाँ थी, सम्राट अशोक की। मौर्य वंश के राजा थे सम्राट अशोक, जिनकी उपाधियाँ हैं देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। और जो महाजनपदों की 4 विशेषताएं भी आपको याद रखनी है। महाजनपदों की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। भारत के दूसरे नगरीकरण कहलाते हैं ये। तो इनको नगर कह सकते हो, भारत के द्वितीय नगर किन्हें कहते हैं, महाजनपदों को। और अधिकतर महाजनपदों में राजा का शासन ही होता था। ये मुख्य रूप से गण व संघ में बटे हुए थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी, कह सकते हो प्रत्येक महाजनपद की राजधानी थी जो किले से घिरी होती थी। और किसान, व्यापारी, शिल्पकारों में भेंट वसूल करते थे। नेक्स्ट है, मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मगध शक्तिशाली कैसे बना था। तो इसके लिए यही है कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कैसे बना। तो एक तो ये 3 ओर से सुरक्षित पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसमें मध्य गंगा व सोम नदी बहती थी, तो जिसे व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट रही दोनों नदियाँ। प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा यानी लोहे की खानें थी। और यहाँ शक्तिशाली या महत्वाकांक्षी राजा हुए थे जिनकी कूटनीतिक नीतियाँ थी, और इसी कूटनीति या वैवाहिक संबंधों के कारण। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो देखो जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से संबंध रखता है, शक वंश के राजा रुद्रदामन। और ये रुद्रदामन यही बताता है इस शिलालेख से कि सुदर्शन झील का जो मरम्मत करवाई थी वो रुद्रदामन ने करवाई थी। और ये एक प्रकार से संस्कृत अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और किस राजा का है, तो रुद्रदामन का है। क्या जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी, प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो देखो मौर्य वंश की जानकारी कौन से स्रोतों से प्राप्त चलती है। एक तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका पुस्तक है। तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, उससे जानकारी मिलती है। एक है चाणक्य की अर्थशास्त्र, जैन धर्म में बौद्ध धर्म के पौराणिक ग्रंथ,
और विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक और पुरातात्विक प्रमाण, अभिलेख, इन सबसे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और अभिलेख इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों का प्रयोग किसने किया था? मौर्य सम्राट अशोक ने। फिर नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त ने अभिलेख द्वारा अपने अधिकार को किस प्रकार प्रदर्शित किया था? तो अभिलेख को यानी प्रभावती गुप्ता का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भूमि दान को लेकर इन्होंने कई बार ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। यानी एक तो इसको ये पता चलता है कि इनकी पहुंच भूमि तक थी और ये भारत की जो महिला शासिकाओं में थी। उनके जो पति की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला था और लोगों को भूमि दान भी दी थी। नेक्स्ट है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो देखो ये क्वेश्चन आने की संभावना लग रही है कि आपकी जो महाभारत है उसका समालोचनात्मक संस्करण किसने किया था? V.S. सुक्तांकर ने किया था। और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें महाभारत क्या है, इसका चित्र देख लेना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो महाभारत सबसे विस्तृत एक महाकाव्य है। भारत के जो महाकाव्यों में शामिल है। महाकाव्य है, बड़ा महाकाव्य है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत और इसकी रचना बहुत अधिक लंबे समय तक चली। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक चली। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक चली, 1000 वर्ष तक होती रही। और इसमें इस ग्रंथ या महाकाव्य में कुरु वंश के एक ही राज परिवार के जो कुरु महाजनपद था, इसी के जो चचेरे भाइयों के बीच में कौरव और पांडव, उनके बीच में जो संघर्ष को लेकर, सिंहासन के संघर्ष को लेकर जो दिखाया गया है, भीषण युद्ध के बारे में दिखाया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। वे कुरु वंश के एक ही राज परिवार के जो कुरु महाजनपद से संबंधित थे। चचेरे भाइयों के बीच में 2 समूह थे, कौरव और पांडव, जिनके बीच में युद्ध का वर्णन है। अब देखो इसका समालोचनात्मक विवरण किसने किया है? तो समालोचनात्मक विवरण की बात करें तो एक संस्कृत विद्वान है जिसका नाम है V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य जो संपादक रहे थे और 1919 में इन्होंने इस परियोजना को प्रारंभ किया था। तो इन्होंने जो जितने भी अपने भारत देश के विभिन्न भागों से इन्होंने लिपियाँ, देवनागरी, मैथिली, नेपाली, बंगाली, तमिल, मलयाली, प्रात पांडु लिपियों को एकत्रित किया और इन्हीं एकत्रित करने पर कई जानकारी अपन को प्राप्त हुई। इनकी जो श्लोक है, श्लोकों की तुलना महाभारत के श्लोकों से की है। तो वही चीज़ें जो यहाँ देखने को मिली है कि 13,000 पृष्ठों में जो विस्तृत अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया है और इसको पूरा करने में 47 वर्ष लगे थे। तो ये भी आपको याद रखना है, महाभारत का संस्करण करने में कितना समय लगा? 47 वर्ष। तो 47 वर्ष इसको लगे थे। फिर नेक्स्ट है, अब वर्ण व्यवस्था को लेकर इसमें वर्ण व्यवस्था, वर्ण एवं जाति में 2 अंतर बताइए। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। वर्ण एवं जाति में 2 अंतर। देखो वर्ण व्यवस्था देवीय व्यवस्था मानी जाती है जबकि जाति जन्म पर आधारित थी। जबकि वर्ण व्यवस्था 4 थे जबकि इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं थी। तो 2 क्वेश्चन आपको याद है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में चांडालों को क्या करते हुए बताए गए हैं? तो चांडालों के मनुस्मृति में क्या करते हुए बताए गए? चांडाल गांव से बाहर रहते थे, फेंके गए बर्तनों का प्रयोग करते थे, मृत लोगों के वस्त्र व लोहे के आभूषण पहनते थे, रात्रि में गांव में से शहरों पर आगमन नहीं कर सकते थे। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। फिर है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2013 और 15 में पूछा गया था। भाई मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं? 7 तरीके बताए हैं। तो 7 तरीके बताए हैं जिनमें विरासत के रूप में, यानी बाप दादा की जो जागीर मिल जाए विरासत के रूप में, खरीद कर, विजय प्राप्त करके, जीत कर, निवेश करके, बेच कर, कार्य द्वारा, निवेश यानी खरीद कर, कार्य द्वारा या सज्जनों द्वारा प्राप्त भेंट के द्वारा या खोज के द्वारा। तो ये 7 तरीके हैं संपत्ति प्राप्त करने के। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को भी 6 तरीके बताए हैं। तो देखो पुरुषों के लिए 7 तरीके हैं और स्त्रियों के लिए कितने हैं? 6 तरीके बताए गए हैं। एक तो वैवाहिक अग्नि के समक्ष मिली भेंट, वधु गमन के समय मिली भेंट, स्त्री के प्रतीक के रूप में मिली भेंट,
माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, पर्वतित भेंट, तो ये सब बातें इसमें याद करें। महाभारत एक जटिल ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो जटिल ग्रंथ कैसा है महाभारत, तो जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें कई भाषाओं का प्रयोग हुआ है। वैसे मुख्य भाषा संस्कृत है, इसके अलावा इसमें संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल जैसी कई भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया गया है, इसलिए इसको जटिल भाषा में शामिल किया गया है। एक विषय वस्तु इसकी भी दो शीर्षकों के रूप में, एक तो आख्यान और एक उपदेशात्मक के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे गीता है, तो गीता भी महाभारत की उपदेशात्मक में ही शामिल की जाती है, तो एक प्रकार से उपदेशात्मक भाग है गीता। फिर लेखकों के रूप में बात करें, भाई इतना लंबा समय चला है तो किसी पर्टिकुलर एक लेखक तो था नहीं, तो इसका मूल कथा का रचयिता तो भाट सारथी को माना जाता है। लेकिन इसके जो साहित्य में इसके जो रचनाकार बताया गया है साहित्य परंपरा में, वो वेद व्यास को माना गया है। तो साहित्य परंपरा में इसके रचयिता किसको माना गया है? वेद व्यास को, महाभारत के। तिथियों को लेकर भी इसमें अलग अलग तिथियों का प्रयोग हुआ है, जैसे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य, और जैसे इस प्रकार से कई तिथियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये विशेष पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है महाभारत की सर्वदेशक खोज के में बीबी लाल के प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो बीबी लाल के प्रयास भी इम्पोर्टेंट हैं, इसके ये रखने आए। 1951 में बीबी लाल ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर गांव को खोजा था, और हस्तिनापुर की खोज की थी। तो ये थोड़ी सी आपको इसकी यादें करना है। फिर है, और इस हस्तिनापुर के जो नेक्स्ट है जाति व्यवस्था से संबंधित में अलबरूनी। देखो ये यात्रियों के यात्रा वृत्तांत से है कि जो अपने यात्री आया था अलबरूनी ने, उसने आपकी जाति व्यवस्था के बारे में क्या बताया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो भारत के जो सामाजिक वर्गों का वर्गीकरण बताया उसने, कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की पुस्तक है। कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक, और इसी पुस्तक में इसने जाति व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख किया है, ठीक है। और इसमें जैसे इसने 4 वर्ग बताए थे, एक तो घुड़सवार, शासक, भिक्षु, खगोलशास्त्री, चिकित्सक, और एक कृषक, शिल्पकार। फिर नेक्स्ट है अपवित्रता की मान्यता को स्वीकृत करना, और भारत में वर्जित वर्ण व्यवस्था, और ये सभी ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के बारे में उल्लेख किया है। फिर है अलबरूनी गजनी किस प्रकार पहुंचा था, क्योंकि अलबरूनी जो ख्वारिज्म यानी उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म का निवासी था, और जब गजनी का जो सुल्तान था महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कर उसको कई कवि और विद्वानों को बंदी बनाकर गजनी ले गया था। तो इस प्रकार अलबरूनी को भी किसने बंदी बनाया था? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है अलबरूनी के कार्यों की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता हठीला यात्री था, तो इसका बताइए कैसे, किस प्रकार हठीला यात्री था? हठीला यानी हट करता था भाई। ये इसकी यात्राओं में न तो कभी इसको घबराहट होती थी, न थकान, नहीं उत्तर पश्चिम अफ्रीका और कई देशों में इसने लंबी यात्राएं की थी। तो इसी प्रकार से इनकी जो यात्रा में न तो घबराहट होती है, न ही थकान, इसलिए इसकी एक हठीला यात्री के रूप में तुलना की जाती है। नेक्स्ट है इब्न बतूता भारत की डाक व्यवस्था। देखो डाक व्यवस्था को लेकर प्रश्न बन सकता है, भारत की डाक व्यवस्था के बारे में बताइए। तो डाक व्यवस्था प्रणाली के बारे में यह है कि इब्न बतूता ने जो डाक व्यवस्था का वर्णन कुशलतापूर्वक उल्लेख किया है, इसने बताया कि सिंध से लेकर दिल्ली तक जो यात्रा 50 दिन में की जाती है, वो सुल्तान तक गुप्तचरों की खबर मात्र 5 दिनों तक ही पहुंच जाती है, 5 दिनों में पहुंच जाती है। तो ये बातें बताई भाई किस प्रकार इतनी दूरी से ये जो 50 दिन की जो यात्रा हो उस वो मात्र 5 दिन में पहुंचा दी जाती है। तो ये अल्प सूचना माल पर भेजी जा सकती है। तो ऐसी बातें बताई इसकी। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू, ये शाहमल के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। शाहमल कौन था और इसने का क्या योगदान रहा? तो शाहमल को लेकर देखो, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के बड़ौद परिवार जाट में, और ये विशेष जो शाहमल 84 गांव के मुखियाओं को किसान संगठित था। गांव-गांव घूमकर जनता में विद्रोह को प्रेरित किया इसने। शाहमल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुए थे।
सामल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले में कब्जा करके न्याय भवन की संज्ञा दी थी और वहीं से लोगों के झगड़ों को विद्रोह का उसने फैसला करने लगा था। तो इससे काफ़ी अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया सामल ने और जनता का नेतृत्व भी किया। तो इस प्रकार से ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण ये प्रसिद्ध रहे और इनकी मृत्यु 1857 ईस्वी में हुई थी। सामल की मृत्यु अंग्रेज़ों से विद्रोह करते हुए। फिर है सहायक संधि क्या है। तो सहायक संधि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। सहायक संधि का जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली है। सहायक संधि की बात करें तो राज्यों को हड़पने के लिए एक संधि का प्रारूप तैयार किया गया था। इसमें संधि करने वाले राज्य को एक ब्रिटिश सैनिक रेजिडेंट अपने यहाँ रखना होता था। सैनिक रेजिडेंट का व्यय सहायक संधि करने वाले राज्यों को वहन करना होता था। एक सैनिक रेजिडेंट बनाई जाएगी आपके पास और इसका खर्चा भी कौन देगा? राज्य ही देगा। और संधि करने वाले राज्य न तो किसी शासक से संधि करेगा, न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध में हिस्सा लेगा। तो ये सब बातें थी सहायक संधि की। और जनक कौन था? लॉर्ड वेलेजली। तो इसमें एक और मैप आ रहा है। इस मैप में 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थानों को आपको दर्शाना है। तो इसमें प्रमुख स्थान आपको एक तो मेरठ याद कर लेना, यूपी में दिल्ली को याद कर लेना और झांसी को याद कर लेना, ग्वालियर और लखनऊ। इसके अलावा कानपुर भी पूछा जा सकता है, कानपुर। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह के स्वरूप परिणामों के बारे में वर्णन कीजिए। तो दक्कन विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है, इसके परिणाम देखने हैं। इसमें क्या था ये विद्रोह? 19वीं शताब्दी में ये किसान, साहूकारों एवं अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक सैनिक विद्रोह हुए थे। ऐसा सैनिक विद्रोह 1875 में हुआ था। इसको दक्कन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इसके कारण क्या क्या थे दक्कन विद्रोह के? तो मेन कारण तो अंग्रेज ही थे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व में वृद्धि करना, जबरन राजस्व वसूली करना, कृषि उत्पादकों की कीमतों में तीव्र गिरावट आना, अकाल पड़ना। तो ये सब बातें थी। और ऋणदाताओं की मनमानी पर ब्याज दर, ऋण के स्रोत का सूख जाना, अन्याय का अनुभव और विद्रोह का सबूत। तो ये सब बातें थी इसमें। और ये जो दक्कन विद्रोह हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से हुआ था। तो दक्कन का यह आंदोलन 12 मई 1875 में पूना यानी पुणे महाराष्ट्र में सुपा नामक स्थान से हुआ था। ठीक है, तो सुपा पूना 12 मई 1875 में दक्कन। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें अनाजों को लूट लिया गया, साहूकार व्यापारियों में घरों में आग लगा दी गई। ये सब दक्कन विद्रोह है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दामिन खो, दामिन व खो क्या है? इसको ये चित्र याद करना। दामिन खो 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन में बहुत बड़ी क्षेत्र संतालों में सीमांकित कर दिया था और संतालों की भूमि घोषित कर दिया गया। इसे स्थायी कृषि करनी पड़ी थी। इसे दामिन व खो कहा गया है। तो संथालों के लिए संबंधित है, संथालों से संबंधित है। यानी अंग्रेजों ने 1832 में राजमहल की पहाड़ियों में जो ज़मीन दी थी संथालों की खेती करने के लिए, उसी को दामिन खो कहते हैं। नेक्स्ट है रेतवाड़ी व्यवस्था किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। रेतवाड़ी, रेत का अर्थ होता है किसान। तो किसानों के राजस्व से संबंधित है, वे सीधे राशि तय हो। फिर है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो संथाल विद्रोह को लेकर है तो मेन बात यही थी भाई, उनको दामिनों को नामक की भूमि दी थी। वही राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर अंग्रेज़ों ने दामिनों को की भूमि दी। क्यों दी? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि ये जो कृषि योग्य, उनको योग्य बनाना था और कृषि करवाना प्रारंभ करवा दिया था। और ब्रिटिश सरकार ने फिर भारी टैक्स भी लगा दिया था और इसी को लेकर इन्होंने फिर बाद में विद्रोह किया था। और संतालों ने जो बाहरी लोग हैं या जो अंग्रेज़ थे, उन अंग्रेज़ों को क्या कहा था? धीकू। ठीक है, और कर्ज देना करते थे। ये सब बातें इसमें आ जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाए संताल विद्रोह कब हुआ था? तो याद कर लेना 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू व कान्हू ने किया था। सिद्धू व कान्हू ने नेतृत्व किया था। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं संथाल विद्रोह को लेकर। इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में बताइए। तो इस्तमरारी
जो स्थायी बंदोबस्त को ही कहते हैं। और इसका जनक कॉर्नवालिस था। देखो इसमें ये रहा, बंगाल के जो गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में इस्तेमारी यानी स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यानी औपनिवेशिक काल सर्वप्रथम बंगाल से ही शुरू हुआ था। यानी जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को हड़पना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले बंगाल में ही इन्होंने औपनिवेशिक शासन स्थापित किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। इसी स्थायी बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी ने एक निश्चित राशि कर लागू कर दी और जमींदारों को दे दिया ये कर वसूल करने का अधिकार। तो जमींदार अपनी निश्चित राशि से यानी ये जमा करवाएंगे और नहीं करवाते हैं तो उनकी ज़मीन वापस ले ली जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था थी और 75% से अधिक नीलाम कर दी गई थी इसमें। नेक्स्ट है, और जमींदारी नीलाम होने के क्या कारण थे इस्तेमारी में। तो इसमें मेन बातें, एक तो अत्यधिक ऊंचा राजस्व निर्धारण करना, उपज की कीमतें निम्न कीमतें होनी, प्राकृतिक विपत्तियाँ होनी। तो ये कई बातें थी इसमें, जमींदारों की शक्ति का सीमित होना। हाँ, तो देखो भक्ति काल से अगर क्वेश्चन आए तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है, एक तो कबीर की शिक्षाओं को या गुरु नानक की शिक्षाओं को लेकर। तो कबीर की बात करें, बीचक, देखो बीचक किसकी रचना है, तो आपको बताना बीचक कैसे, कबीर की। और कबीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी व अन्य स्थानों पर कबीर बीचक संरक्षित की गई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखना। कबीर ग्रंथावली आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर की शिक्षाएं संकलित की गई है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में कबीर की रचनाएं हैं, इसलिए कबीर को उलटवासी कहते हैं। देखो क्वेश्चन आ जाए, कौन से भक्ति संत को उलटवासियों के रूप में जाना जाता है, कबीर को। क्यों? क्योंकि इसकी जो भाषाओं में कई क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हुआ है, क्षेत्रीय भाषा बोलियों का समावेश है, इसलिए कबीर को उलटवासी कहते हैं। नेक्स्ट है, एक ब्रह्म सत्य के विभिन्न रूप नाम है। फिर है गुरु नानक। गुरु नानक का 2019 और 2020 लगातार क्वेश्चन आया है गुरु नानक के जीवन से लेकर क्वेश्चन। तो गुरु नानक का जन्म पंजाब में, पाकिस्तान में जो पंजाब है, ननकाना साहब गांव में हुआ था 1469 में। याद कर लेना, 1469 में हुआ था। एक हिंदू व्यापारी परिवार में गुरु नानक जी फारसी भाषा का अध्ययन किया। फिर उन्होंने अल्पायु में ही नानक जी ने सूफी संतों में विशेष रुचि थी और अधिकांश समय सूफी संतों के रूप में बिताया। तो ये एक निर्गुण धारा के संत थे, निराकार रूप को मानते थे ईश्वर के, निर्गुण धारा के संत थे और उन्होंने कई लंबी यात्राएं की। फिर है गुरु नानक जी का जो संदेश था वो मूर्ति पूजा, कठोर व अन्य अनुष्ठान कार्यों का विरोध किया। तो वे मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, वे निर्गुण धारा के मूर्ति पूजा का विरोध ही करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों का विरोध किया और सिख धर्म का विकास करने का भी विशेष कार्य किया इन्होंने। तो ये आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।